हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को समझा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपैरिजन देखा था। और जो बातें आप लोग जानते हो वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना लगता है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मेन बात है आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाला थर्ड चार्ज के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब इस बात का क्या मतलब है? दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है विच इज एक्स न्यूटन, अगर यहां पर मैं एक तीसरे चार्ज को लाके रख देता हूं तो इन दोनों के बीच में लगने वाले एक्स न्यूटन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड चार्ज प्रेजेंट। उनके बीच में भी फोर्स लगेगा। ये जो थर्ड चार्ज आया है पहले और थर्ड के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में लगना फोर्स स्टार्ट हो जाएगा, मगर इन दोनों के बीच में लगने वाले जो फोर्स हैं उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इस नॉलेज को आगे प्रोसीड करते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब इस बात का क्या मतलब है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा ये आपको पता है, लेकिन अगर एक चार्ज अपने आसपास कई चार्जेस से घिरा हुआ है तो हर चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा और आपको इसमें से किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है। मतलब एक चार्ज Q1 यहाँ पे रखा है, आसपास कई चार्जेस से घिरा हुआ है, तो Q1 Q2 के बीच में फोर्स लगेगा, Q1 Q3 के बीच में फोर्स लगेगा, Q3 फोर्स तो हर चार्ज के हर पेयर के बीच में लगेगा, पर हम वन पे टोटल फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज में आने वाला है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है वो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, बट मैं आपको बता देता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी चार्ज पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो हर एक पेयर के फोर्स का इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। हर एक पेयर के अंदर यहाँ पर जिस चार्ज पे आप फोर्स निकालना चाह रहे हो वो चार्ज जरूर होना चाहिए। मतलब Q1 पे अगर आप फोर्स निकालना चाह रहे हो तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स, Q1 और Q3 के बीच का फोर्स, Q1 और Q4 के बीच का फोर्स, इस तरह से Q1 को लेकर लगने वाले वो सारे फोर्सेस निकालकर आपको उन सबका वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम ही क्यों करना है, एल्जेब्रिक सम क्यों नहीं करना? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स पर लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और राइट साइड से फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। तो एल्जेब्रिकली अगर आप इन्हें ऐड करते हो तो बॉक्स पे लगने वाला टोटल फोर्स है 4 न्यूटन, पर जेन्युइनली बॉक्स पे लग रहा है 0 फोर्स। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें डायरेक्शन का काफी बड़ा रोल होता है। तो आओ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज बना रखे हैं। सहूलियत के लिए दो ही चार्ज दिखा रखे हैं जो फोर्स लगा रहे हैं Q1 चार्ज पे, वैसे अपने आसपास से और भी बहुत चार्जेस से घिरा हो सकता है। Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो R2 वेक्टर कंसीडर किया है, Q3 का R3 वेक्टर और Q1 चार्ज जिस पे आप फोर्स निकालना चाह रहे हो R1 वेक्टर कंसीडर किया है। A से B आपको एक नाम मेंशन कर रहा हुआ दिख रहा होगा, वो डिस्टेंस है Q2 से Q1 का जिसको हमने R12 वेक्टर लिया है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी कंसीडर कर रखी है। इसी तरह से Q1 और Q3 के बीच में आपको R13 लिखा दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम को थोड़ा और समझाने के लिए, और यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है, आगे जाके फॉर्मूले में हम R12 वेक्टर, लोकेशन देख लो इसकी, R12 वेक्टर की जगह पर R1 माइनस R2 वेक्टर लिख देते हैं। ये कैसे लिख देते हैं इस चीज को समझाने के लिए मैंने राइट साइड में ट्राइंगल ABC को मेंशन करते हुए फिर से बना के दिखा रखा है। यहां पर लगाते हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप कि आपको वो 11th क्लास का टॉपिक है, याद होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर दो वेक्टर जो कि जॉइंट है हेड टू टेल, मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से अगर अटैच है और वो एक ट्राइंगल जैसी शेप दे रहे हैं, और कहने का सेंस क्या है कि अगर दो वेक्टर एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो उसी ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर की तरह बिहेव करेगी। इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक R2 वेक्टर है जिसके हेड से R12 वेक्टर अटैच है और टेल से एक और वेक्टर निकल रहा है R1 वेक्टर जो R12 वेक्टर के हेड से अटैच है। तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, मतलब ये दो एडजेसेंट वेक्टर हैं और इसी ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है विच इज R1 वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है।
अब इसको रिजल्टेंट वेक्टर क्यों कहते हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। फिर से यहाँ पर एक बैक बॉक्स है जिस पे मैंने फोर्स लगाया और वो इस पोजीशन को छोड़ के इस पोजीशन पे आ गया, किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पर मैंने दूसरा फोर्स लगाया विच इज R12 वेक्टर और वो बी पोजीशन से सी पोजीशन पे आ गया। कहने का सेंस ओवरऑल मेरा बॉक्स ए पोजीशन से सी पोजीशन पे आ गया। तो मुझे कोई कहता है कि आप ए से बी पर लेकर गए, बी से सी पर लेकर गए, इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली ए पे फोर्स लगाओ और सी पर लेकर जाओ। मतलब आपके R2 वेक्टर और R12 वेक्टर का जो काम है वो अकेले R1 वेक्टर कर सकता है, इसलिए R1 वेक्टर को यहाँ पर मैं रिजल्टेंट वेक्टर कह रहा हूँ। कहने का सेंस राइट साइड में अब लिख रखा है मैंने कि R2 वेक्टर, ये वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर गिव्स यू R1 वेक्टर विच इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर मैं यहाँ से R12 वेक्टर को सेपरेट करता हूँ तो वो निकलता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी तरह से आप R13 वेक्टर को भी लिख सकते हो R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें Q1 चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है। तो Q1 चार्ज पे अभी यहाँ पर दो चार्जेस हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, एक Q2 और एक Q3। Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है उसे F12 वेक्टर से शो कर रखा है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और उसकी डायरेक्शन भी दिख रही होगी आपको। अब ऑब्वियसली डायरेक्शन बाहर की तरफ है, मतलब फोर्स रिपल्सिव होगा। Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, या फिर कह लो Q3 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F13 वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिख रही होगी आपको। अब इन दोनों फोर्सेस का हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से वेक्टर सम करना है Q1 पे लगने वाले टोटल फोर्स को निकालने के लिए। तो पहले F12 वेक्टर और F13 वेक्टर देख लेते हैं। F12 वेक्टर क्या होगा, आपने पढ़ रखा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो आप इस फॉर्मूले को जानते हो पहले से। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर इनटू में R12 कैप, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रखा है वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। इसी R12 वेक्टर को आप R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो मैंने अभी आपको ट्राइंगल लॉ को एक्सप्लेन करते हुए समझाया है। सिमिलरली F13 वेक्टर क्या होगा ये देख लें, बाद में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे Q1 चार्ज पे लगने वाले टोटल फोर्स को निकालने के लिए। और क्योंकि Q1 चार्ज पे लगने वाले टोटल फोर्स को निकाल रहे हो इसलिए इसको टोटल फोर्स को मैंने F1 वेक्टर क्या रखा है। तो F1 वेक्टर होगा क्या, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। पर अगर यहाँ पर Q2 और Q3 के अलावा और भी चार्जेस होते, Q4 Q5 Qn, मतलब जितने भी चार्जेस क्यों ना होते, तो हम सारे फोर्सेस को निकालते और उनको सम कर देते। इसलिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है हमने F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर डॉट 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 डॉट, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको ऐड कर दो, लास्ट में लिख दिया Fn वेक्टर। इन सारे, ये जो F12 वेक्टर है और F13 वेक्टर है और ऐसे जितने भी फोर्स निकलेंगे, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि इनमें Q1 और 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये आपको पता है। Q1 इसलिए कॉमन है क्योंकि उसी पे आप फोर्स निकालने जा रहे हो, उस पार्ट को हमने बाहर निकाल रखा है और पूरे रिजल्ट को, बचे हुए रिजल्ट को समेशन की टर्म में लिख रखा है। अब मैं ये आशा करता हूँ कि ये समेशन की टर्म में लिखना आपको आता होगा। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका, पर फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर और आप उसके पास कोई दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हो तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, या कह लो ये वाला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इस सेकेंड चार्ज को कितना पास इस चार्ज के लेकर आऊं कि ये वाला चार्ज उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे। ऐसा तो नहीं है कि कितने भी डिस्टेंस से फोर्स लगा देगा। अब कुछ दिग्गज बोलेंगे कि हाँ कितने भी डिस्टेंस से लगा देगा, अगर इन्फिनिटी पे होगा तब भी लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टिल इन्फिनिटी ट्रैवल करती है। तो उतना ही ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सीधा सीधा अपना कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हम मान के चलते हैं कि एक चार्ज के आसपास एक पर्टिकुलर रीजन होता है, उस रीजन के अंदर आने के बाद ही वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। उस रीजन को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो, उस पर्टिकुलर चार्ज की। मतलब द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच आफ्टर कमिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन एक्सपीरियंस द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज। अब इसको कहने का सेंस क्या हो गया कि इस चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसके अंदर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, अब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज का यूज किया है, क्यों किया है इसको भी डिस्कस करते हैं। अगर आता है तो ये उस पर अपना फोर्स लगाना, अपना इन्फ्लुएंस शो करना स्टार्ट कर देता है। पॉजिटिव चार्ज लाने का सेंस, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने का हमारा सेंस ये है
यूनिट का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये सेंस है कि अगर आप इसको लेकर आ रहे हो तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस तो करे पर अपना खुद का कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट ना करे, मतलब अपनी खुद की फील्ड की वजह से इसकी फील्ड को एनहेंस या फिर कम ना करे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो अगर ये आपके चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता भी है तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो ये रीजन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने का, वो अपना खुद का इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, पर क्योंकि वो खुद चार्ज है इसलिए वो एक्सपीरियंस कर पाएगा फोर्स को। शायद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई हो। फॉर्मूला बहुत इजी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख दिया है मैंने, E इज इक्वल्स टू F/Q। यहाँ पर Q जो है वो वही चार्ज है जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो उससे डिवाइड करा है हमने। क्यों? क्योंकि हम उसके इन्फ्लुएंस को नहीं चाहते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आता है एज इट इज वही फॉर्मूला है जो फोर्स का है, पर यहाँ से एक Q कम दिख रहा होगा आपको। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज है इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम बनती है। इसकी एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, इसे बाद में समझेंगे। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल्स टू ED, वहाँ से हम E इज इक्वल्स टू V/D करके वोल्ट पर मीटर एक और यूनिट निकाल सकते हैं। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी लिख दिया मैंने। डायरेक्शन होती है इसकी, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, शायद आपको पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।